रिकॉर्डिंग पे लगा दो। देखिए बेटा, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट है क्या? व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू? और व्हाट मेक जावास्क्रिप्ट यूनिक? जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। ठीक। तो ये चारों चीजें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है वो एक इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब अगर बात करें ना, जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि ये हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है, क्योंकि बाकी जितनी अदर लैंग्वेजेस है ना, हमारे पास सी प्लस प्लस हो गई, असेंबली हो गई, और अपना ऊप्स हो गई, या अदरवाइज जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं बाकी, या सिंपल जो जावा है वो, तो उसके लिए हमें उसकी बेसिक को समझना पड़ता है। उसमें हमें बताना पड़ता है हाउ टू डू, तो व्हाट टू डू के साथ हमें ये भी बताना पड़ता है हाउ टू डू। लेकिन जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, बेसिकली इसमें हम सिर्फ इतना बताते हैं व्हाट टू डू। इसमें हमें ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता हाउ टू डू, कि काम किया कैसे जाए। हम सिर्फ ये बताते हैं व्हाट टू डू, करना क्या है। ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये क्लाइंट्स को सपोर्ट करती है। ठीक है। इवेंट बेस्ड है कि जैसे हम देखें ना, कोई भी इवेंट्स होता है, जैसे किसी जगह पर क्लिक करना, तो उसका कोई एक्शन परफॉर्म होता है। आपने क्लिक किया तो उसका कलर चेंज हो गया, आपने क्लिक किया तो उसने कुछ एक्शन परफॉर्म कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं ये इवेंट बेस्ड लैंग्वेज, कि ये इवेंट्स परफॉर्म करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि बाकी जिस तरह हमारे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस हम काम करते हैं उसमें, तो यहाँ ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बाकी लैंग्वेज की तरह ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट के साथ क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज कहलाती है। तो जावास्क्रिप्ट को बेसिकली जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 के अंदर, इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ये इसको वेब ब्राउजर जो होता है वो इंटरप्रेट कर रहा होता है, कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर रन बाय इंटरप्रेट बिल्ट इनटू यूजर्स वेब ब्राउजर, के यूजर्स का जो वेब ब्राउजर होता है उस पे ये इंटरप्रेट हो रही होती है। इसको पीछे कोई सर्वर इंटरप्रेट करने वाला नहीं होता, इसका कोई कंपाइलर नहीं होता जो इसको इंटरप्रेट कर रहा हो। बेसिकली इस लैंग्वेज को वेब ब्राउजर हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे गूगल है, याहो है, इस तरह मोजिल्ला है। तो जितने भी वेब ब्राउजर हैं, तो सारे के सारे वेब ब्राउजर इसे इंटरप्रेट करते हैं। और चौथी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं, वो इस चीज को सेंस करती है कि आया कि लिखा गया जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर यूज किया गया है या स्मॉल लेटर यूज किया गया है। क्योंकि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो आपके कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को सेंसिटिव कर सके। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो आस्की कोड को अंडरस्टैंड करता है। जब वो आस्की कोड को अंडरस्टैंड करता है, तो आस्की कोड के लिहाज से हमारे कैपिटल के आस्की कोड चेंज है, हमारे स्मॉल के आस्की कोड्स चेंज है। क्योंकि हमारा अगर ए बड़ा हम प्रेस करते हैं तो उसका आस्की कोड 65 है, अगर छोटा है प्रेस करते हैं उसका 97 है। इसका मतलब दोनों में अंडरस्टैंड करती है कि आया कि आप कैस कौन सा केस यूज कर रहे हैं, अपर केस यूज कर रहे हैं या लोअर केस यूज कर रहे हैं। और अक्सर एक और बात हमारे दिमाग में गर्दिश कर रही होती है, जावा स्क्रिप्ट इज अ जावा।
जावा स्क्रिप्ट जावा नहीं है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जो है ये एक और लैंग्वेज है, और जावा और लैंग्वेज है। अब बात ये आई है कि इसको जावा स्क्रिप्ट क्यों रखा गया फिर, क्योंकि इसका वजह क्या है, हम तो इसे यही समझते हैं कि शायद ये जावा ही है क्योंकि इसका नाम जावा स्क्रिप्ट है। उसकी बेसिकली वजह क्या है कि जब जावा स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस 1905 के अंदर करवाया गया था, तो उस वक्त की जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज थी वो जावा थी। तो इसलिए जावा पॉपुलर होने की वजह से इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रखा गया, ताकि ये इसको जल्दी पॉपुलैरिटी मिल सके। अदरवाइज जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जावा स्क्रिप्ट और चीज है, जावा और चीज है। अब इसमें देखें जी, जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक डायनामिक मॉडिफाई इन एचटीएमएल पेजेस है। उसके कहने का मकसद क्या है कि डायनामिकली क्या है। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं ना, उसमें यहाँ पर जब हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें होता क्या है जी कि रिफ्रेश होने के लिए उसे कोई पेज चेंज नहीं करना पड़ता, वो फौरन अपना रेड डायनामिकली फौरन रिएक्शन शो करवाती है, कि उसे रिफ्रेश होने के लिए वर्क नहीं, काम नहीं करना पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक डायनामिकली मॉडिफाई एन एचटीएमएल पेज है। दूसरी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूज इनपुट, जावास्क्रिप्ट एंड वैलिडेट यूजर इनपुट। जावास्क्रिप्ट जो है ये यूजर से जब इनपुट लेती है तो उसको वैलिडेट भी कर लेती है, कि जैसे ईमेल ले रही है, आप इसमें इनपुट ईमेल कर रहे हैं तो वो पता चल देख उसे चेक करी होती है कि आया कि जो आपने स्ट्रक्चर दिया है, जैसे ईमेल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, कि मैं ईमेल देता हूँ wasim1414@gmail.com, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर को ये चेक कर बैलेंस कर रही होती है कि जो आप इनपुट दे रही हैं कि वो आया है कि वैलिड है या नहीं है। और ये कुकीज क्रिएट करती है। कुकीज के बारे में हम आगे चल के बढ़ेंगे, अपना क्योंकि हमने दरमियान में कुकी का यूज करने हैं, तो वहां आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि कुकीज क्या है। अभी इसको पेंडिंग में रखें, आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ कुकीज किसको कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फुल फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह बाकी जिस तरह लैंग्वेजेस हैं, तो सो ऑन जावास्क्रिप्ट भी इसी तरह एक फुल फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस वर्क करती हैं, जावा भी लाइक ऐसे ही काम करती है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट को किसी कम्युनिकेशन सर्वर की जरूरत नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट जो होता है वो ब्राउजर इंटरप्रेट कर रहा होता है, उसे कोई सर्वर इंटरप्रेट नहीं कर रहा होता। इसलिए इसको किसी भी कम्युनिकेशन सर्वर के साथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपको कोई कम्युनिकेशन सर्वर होगा तो ही ये वर्क करेगी। आप देखें ना, जैसे आपने HTML को यूज किया, CSS को यूज किया, उसके लिए कोई पीछे कम्युनिकेशन सर्वर था? कोई सर्वर नहीं था, ठीक है। हम उसे डायरेक्ट उससे यूज कर रहे थे। तो इसके लिए भी यही है, जावास्क्रिप्ट के लिए भी, कि कम्युनिकेशन सर्वर के पीछे रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका इंटरकनेक्शन साथ ये नहीं कि जरूरी कि उसके साथ कोई इंटरकनेक्शन होगा, उसके साथ कोई पीछे सर्वर अटैच होगा तो ही जावास्क्रिप्ट अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी, अदरवाइज अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी। इट इज नथिंग, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर जो है वो सपोर्ट कर रहा हो। आगे देखें जी, व्हाट मेक जावास्क्रिप्ट यूनिक। जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट है वो बाकी लैंग्वेज से क्यों यूनिक है? क्योंकि सपोर्ट्स ऑल मेजर ब्राउजर्स एंड एनेबल बाय डिफॉल्ट। क्योंकि दुनिया के जितने भी ब्राउजर हैं वो इस चीज को मानते हैं, उन्होंने अपने एल्गोरिथम इस तरह के बनाए हुए हैं कि वो कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज कंपल्सरी लैंग्वेज। क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी हमने किसी वेबसाइट को ब्राउजर करना है, किसी वेबसाइट को ओपन करना है, अगर जावा स्क्रिप्ट वो ब्राउज नहीं करेंगे तो उनकी कोई वेबसाइट ओपन नहीं होगी। इसलिए जितने भी आपके ब्राउजर हैं
वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट जावा को सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा ब्राउजर नहीं है वो जावा को सपोर्ट ना करे। अगर कोई ब्राउजर जावा को सपोर्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब है उस ब्राउजर के अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट को ओपन करे, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट बनेगी तो साफ ज़ाहिर है वहां जावास्क्रिप्ट यूज होगी, जेएस तो यूज होना ही होनी है। तो इसलिए अगर वो जेएस को सपोर्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वेबसाइट को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उस ब्राउजर का ब्राउजर होने का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए तमाम ब्राउजर जो है वो बाय डिफॉल्ट जावा को सपोर्ट करते ही करते। आई कम्प्लेक्स थिंग्स आर डन बाय सिंपल, क्योंकि जितनी भी कम्प्लेक्सिज हैं, ठीक है, उसको सिंपल वे में ये हल कर देती है। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम की तरह आपको मसाइल के अंदर नहीं उलझाती। और ये HTML और इन CSS के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है? तो ये इसको यूनिक बनाती है बाकी लैंग्वेजेस के निस्बत। जो बाकी लैंग्वेज, क्योंकि बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस जरूरी नहीं कि ब्राउजर उनको सपोर्ट करे या तमाम ब्राउजर उनको सपोर्ट करें या वो HTML और CSS के साथ मिलकर काम करें, लेकिन ये एक वाहिद लैंग्वेज है जो CSS के साथ या HTML को भी मिला के काम कर रही होती है, जिसको आपका हर ब्राउजर जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। इसलिए ये सारी लैंग्वेजों से इसको यूनिक रखा गया है। ठीक है, आगे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज, ये बेसिकली है क्या? देखिए, जब जावास्क्रिप्ट पे कुछ फ्रेमवर्क हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, एंगुलर है, जेक्यूरीज है, EXT.js है, नोड जेएस है, या ब्लेमर जेएस है, रिएक्ट जेएस है, वीओ जेएस है, एम्बर वे जेएस है, बैकबोन जेएस है। तो ये डिफरेंट फ्रेमवर्क और इसकी लाइब्रेरीज हैं। उसकी रीजंस क्या है? क्योंकि देखिए ना, ये जब एक बंदा बहुत एक्सपर्ट हो जाता है ना अपने वर्क के अंदर, तो वो जब देखता है ना कि एक काम को मुझे बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो वो कहता है जी इसको मैं बार बार यूज करता हूँ, तो क्यों ना मैं इसकी कोई लाइब्रेरी तैयार करके रख लूँ। जैसे आप जो, मेरा ख्याल है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो C++ पढ़ के आए हुए हैं, तो या सी लैंग्वेज पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि आपने BS में या मास्टर्स में पढ़ी हुई है ऑलरेडी ये लैंग्वेजेस। तो आप देखें ना, आप एक प्रिंट फंक्शन है, आप प्रिंट फंक्शन को सिर्फ अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके नाम से अप्लाई करते हैं, आप उसे ये नहीं बताते कि हाउ टू डू। ठीक है, आप उसका नाम यूज करते हैं, वो आपको वर्क कर देता है। इसका मतलब क्या है, उसकी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, और उस लाइब्रेरी कौन सी है, उसकी हेडर फाइल इंक्लूड की एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर उसकी एक हेडर फाइल पड़ी हुई है STDO के नाम से, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के नाम से। तो सो ऑन, इसी तरह जो प्रोग्रामर है उन्होंने जो काम किए और उन काम को आसान बनाने के लिए, या उनका मकसद ये था कि बाकी हमने तो इतनी मेहनत कर ली कि बाकी लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। उनको इतनी सारा, फर्ज करें एक छोटा काम करना है, उसके करने के लिए आपको 100 लाइंस का 200 लाइंस का कोड लिखना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी एक लाइब्रेरी तैयार कर दी और उसका नाम रख दिया। उन्होंने इसलिए कहा कि अगर ये काम करना है तो उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करो और उसका फंक्शन नाम से उसको यूज कर लो। इसी तरह फ्रेमवर्क काम करता है कि उसको आपने एक फ्रेम तैयार कर लिया पूरे वर्क का। ठीक है, उस पूरा कोड लिखने की बजाय आप उसको यूज कर लेते हैं। तो ये, क्योंकि जब आप इतने माहिर हो जाते हैं काम के अंदर, तो उस वक्त आप ये काम करते हैं कि आपने काम के मुताबिक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज तैयार कर लेते हैं। आप देखें ना, हम एक चीज तैयार करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। जब सॉफ्टवेयर हाउस में हम जाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर हाउस में हमें सबसे बड़ी फैसिलिटी यही मिलती है कि हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पर बनी बनाई मिल जाती हैं, हमें खुद तैयार नहीं करनी पड़ती। उसकी रीजंस क्या है? क्योंकि वहाँ बहुत बड़े एक्सपर्ट आए होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं, और जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया होता है, तमाम काम जो उनके रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखे ना, आप कोई भी, आपने
मेरा ख्याल है कि वेबसाइट तैयार करनी है तो नेविगेशन बार उसको देनी ही देनी है आपने। तो वो क्या कहे, इनके फ्रेमवर्क तैयार करके रख लिया, इसकी लाइब्रेरी बना ली। ठीक है, कि हमें बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें या फ्रेमवर्क से के नाम से उसे यूज कर लें। तो ये काम वहाँ हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, हमें बनानी नहीं पड़ती। जिस तरह हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे हमारे फंक्शन है जो हमें ऑलरेडी बने बनाए मिल रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे क्लॉक ही लगाना है फर्ज करें, तो क्लॉक लगाने के लिए हम इसका कोड पढ़ा है तो हम क्लॉक को यूज़ कर लेते हैं, उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करके क्लॉक यूज कर लेते हैं। तो हमें वो क्लॉक बनाने के लिए जो कोड लिखना था, वो कोड लिखने की जरूरत पेश है नहीं आती, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो इसलिए जो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं अपने काम के अंदर, तो फिर वो क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए या अपने आने वाले नए जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो क्या करते हैं जी, अपने जो उन्होंने तजर्बात होते हैं, उन तजर्बात की बेस पर वो क्या करते हैं, लाइब्रेरीज तैयार कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आने वाला नया प्रोग्रामर जो होता है उसके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही कुछ लाइब्रेरीज हैं जो उन्होंने बना के रखी हुई हैं। आगे देखेंगे हमारे पास जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है ना, दो तरह की होती है, दो टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट की। जिस तरह हमने सीएसएस की टाइप्स पढ़ी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस, तो स्वान इसी तरह जावास्क्रिप्ट की भी हमारे पास दो टाइप्स है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, दो तरह की आपकी जावास्क्रिप्ट होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। जिस तरह हमने देखा ना, सीएसएस में हम एक्सटर्नल पेज भी तैयार कर लेते थे और उसका हम लिंक दे देते थे। ठीक है, या हम इंटरनल सीएसएस तैयार कर लेते थे, और बाज औकात हम इन लाइन सीएसएस भी लगा देते थे कि हमें कोई शॉर्ट टर्म कोई एक कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई करनी है किसी एक हेडिंग के ऊपर या किसी एक टैग के ऊपर, तो हमें उसके लिए क्लास या हम कह सकते हैं हमें उसका कोई सेक्टर बनाने की जरूरत नहीं पेश आती थी, इंटिटी बनाने की जरूरत पेश नहीं आती थी, हम क्या करते थे, सिंपल उसको इनलाइन सीएसएस करवा देते। तो सोअन इसी तरह ही आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की सीएसएस होती है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल तो आपको नाम से ही जाहिर हो गया, जो अंदर लगाई जाएगी, और एक्सटर्नल जिसका एक अलग पेज तैयार किया जाएगा और उसका फिर लिंक करवाया जाएगा एक होम पेज के साथ। ठीक है, अब जब अगर हम बात करें आपकी इंटरनल सीएसएस की, तो इंटरनल सीएसएस कैसे यूज होगी, तो इंटरनल सीएसएस दो जगह यूज हो सकती है बेटा। वो कौन कौन सी दो जगह होती है, या तो हम हेडर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ हम ऊपर लगाते हैं हेडर, एक होती है बॉडी, ठीक है, और एक होता है हेडर। ठीक है ना, हम अगर ये देखो ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कोई एक मिनट में आपको एक चीज दिखाने लगा था, अरे डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, कोई मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, कोई भी फाइल ओपन कर ले, ऐसे लीनियर ग्रेडियंट की कर ले हम। तो सॉरी, ये फाइल ओपन है, इसे सबलाइन में ओपन कर। अब देखें, ये हमारे पास लगा हुआ है हेडर। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सीएसएस की क्लासेस या उसके जो सेक्टर्स थे वो कहाँ बनाते थे, हेडर के अंदर बनाते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर हमने इंटरनल सीएसएस लगानी है तो एक जगह ये है कि हम यहाँ हेडर में यूज करें यहाँ पर, और अगर हम हेडर में यूज नहीं करते तो फिर इसे कहाँ यूज करें, तो फिर हम यहाँ यूज कर सकते हैं।
ये पर जहां पर आपकी बॉडी एंड हो रही है, जहां आपकी बॉडी का टैग खत्म हो रहा है, उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट को यूज करें। अब बात यह है कि दोनों में से किस जगह पर हम जावास्क्रिप्ट यूज करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऊपर यूज करें तो क्या फायदा है और नीचे यूज करें तो क्या फायदा है। अब देखिए जी, अगर हम यूज कर लेते हैं हेडर के अंदर, अगर मैं हेडर में जावास्क्रिप्ट यूज कर लेता हूं, अगर उसका नुकसान हमें ये हो सकता है बाज़ औक़ात कि जावास्क्रिप्ट अगर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है, कि अगर किसी तरीके जावास्क्रिप्ट जो है वो लोड नहीं हो रही, तो आपका जो HTML का पेज है, क्योंकि वो तो किसके अंदर बना हुआ है, बॉडी के अंदर बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चरिंग तो बॉडी के अंदर की हुई है, वो भी लोड नहीं होगा, टाइम लेगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट लोड होगी तो आपका बॉडी लोड होगी। इसलिए प्रोग्रामर जो होते हैं ना, वो कभी भी जावास्क्रिप्ट को हेडिंग में यूज नहीं करते। अगर कोई करते हैं बहुत कम। इसलिए उनकी कोशिश यही होती है कि जावास्क्रिप्ट का जब हम लगाए ना, तो हम इस जगह पर लगाएं। क्यों? क्योंकि हमारा पेज लोड हो चुका हो, फिर जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर अप्लाई। ये नहीं कि पहले जावास्क्रिप्ट अप्लाई होने लग जाए और पता चले पेज ही अपलोड नहीं हो रहा, स्क्रीन के ऊपर पेज ही नहीं शो हो रहा। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आपको किसी पेज के अंदर ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो उसका आसान तरीका होता है कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट को उठा के बॉडी के एंड पे ले जाएं, ठीक है। वरना हम उसको दोनों जगह पर ही यूज कर सकते हैं, दोनों जगह ही ठीक है। बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं और हेडर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर यूज करना उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत किसके, हेडर के। अब जब हमने उसका हमारे पास यूज करने का तरीका कार क्या है, कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट का टैग क्या है, ठीक। तो टैग हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट। क्या टैग है, स्क्रिप्ट के नाम से टैग है। टाइप से आगे उसको हमने टाइप बतानी होती है, तो टाइप हमारे पास क्या है, टैग्स जावास्क्रिप्ट, ये हमारी टाइप होती है। अगर मैं ऐसे फर्ज करो यहां पर यूज करता हूं, ये देखो जी, ऑटोमेटिकली आप जिस तरह हमारा स्टाइल का टैग आता था ना, हम स्टाइल लगाते थे सी एस से अपना CSS के लिए, तो सो ऑन, वही हमारे पास यहाँ पर भी। क्या हुआ, स्क्रीन बड़ी होगी, ये देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलहदा कर दूं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास जो टैग बना है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का टैग है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ऊपर देखे ना, ये टैग है स्टाइल, उसकी टाइप हम देखते थे टेक्स्ट CSS। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, कोडिंग करते थे। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने का तरीका कार क्या है, कि उसके लिए हमारे पास टैग कौन सा है, स्क्रिप्ट के नाम से टैग है। और उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्योंकि CSS की भी हमारे पास टेक्स्ट ही टाइप है, क्योंकि आपने लिखना होता है ना। तो लिखने के लिए हमारे पास सिंपल सी फॉर्म है, हमारे पास टेक्स्ट है। लेकिन वो टेक्स्ट किस चीज का था, CSS का था। और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट किस चीज का है, जावास्क्रिप्ट का है। इसलिए हमने उसको मेंशन कर दिया कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये जावास्क्रिप्ट के लिए है, और वो हमारा जो टेक्स्ट था वो हमारा CSS के लिए था। तो ये हमारे पास जो इंटरनल CSS है, हम उसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, हेडर में भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर बेशक इसका टैग लगा दें स्क्रिप्ट के नाम से, ये लीजिए आपके यहाँ पर लगा टैग, यहाँ लगाओ या वहां लगाओ, दोनों जगह ही आपका टैग ठीक है। लेकिन दोनों का मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए हैं, कि अगर हम यहाँ जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो इसका क्या फायदा होगा, और अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, ठीक है। इसलिए बेहतर यही है कि हम जावास्क्रिप्ट को बॉडी के एंड पे यूज करें, ताकि जो हमारा पेज लोड हो जाए, फिर हमारी जावास्क्रिप्ट जो है परफॉर्म।
दूसरी हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है। वो आपको पता है कि एक्सटर्नल, जिस तरह हमने सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल बनाई थी, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बना देते हैं, उसका हम कोई नाम रख देते हैं। जब हम नाम रखते हैं तो फिर आपसे वो एक सोर्स बन जाता है। तो सोर्स जब बनता है तो हम स्क्रिप्ट को फिर हम सोर्स से क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट और उसे सोर्स दे देते हैं अपनी एक्सटर्नल सीएसएस का। जिस तरह हम लिंक करवाते थे, सॉरी, सीएसएस को, इसी तरह हम जावा स्क्रिप्ट का सोर्स दे देते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट हमारी किसी तरह की भी हो सकती है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। जिस तरह हमारे पास जो फाइल रखती थी ना, हम एक्सटर्नल फाइल बनाते थे सीएसएस की, तो उसका नाम रख के हम लिखते थे डॉट सीएसएस के नाम से हम सेव कर देते। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट की फाइल तैयार करेंगे तो उसका कोई भी नाम रख के उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट जेएस लगाएंगे। इस तरह फर्ज करें मैंने एक फाइल बनाई है, ये लो न्यू फाइल बन गई। तो मैं इसको जब सेव करूंगा ना, तो सेव करने के बाद मैं इसका नाम, जैसे देखो आमतौर पर मैं नाम रखता हूँ जैसे muje.html रखता था। ठीक है, अगर मैंने HTML की फाइल बनानी तो HTML रखता था, अगर CSS की फाइल बनानी तो डॉट CSS रखता था। अब मैं रखूंगा डॉट JS। ठीक, जब डॉट जेएस रखूंगा, ये देखो डॉट जेएस के नाम से एक फाइल तैयार हुई है मेरे पास। अब इस फाइल का मैं किसी भी आपकी होम या मेजर जो आपकी HTML की फाइल है उसके साथ इसका ताल्लुक कायम करवा सकता हूँ। यहाँ मैं कोडिंग करूंगा और वहां उसको लिंक करवा दूंगा, तो ये मेरी एक एक्सटर्नल जावा बन जाएगी, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का कोड बन जाएगा। ठीक है, वो हमारी एक मुकम्मल एक लाइब्रेरी बन जाएगी जिसको हम उसके नाम से यूज कर सकते हैं। जी बेटा, क्लियर हो गया टॉपिक? ये एक्सटर्नल और इंटरनल जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या डिफरेंस यस सर। है? ये सर इसके बाद भी क्लास होगी या सिर्फ यही होनी? यही होनी है आगे, नेक्स्ट फिर हम कल, अभी तो हम आज इंशाल्लाह इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, कल इसको फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। क्या आपको पता होना कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है? आगे बेटा हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस हैं। आज ये फंक्शंस देख लें कि ये फंक्शन किस काम के लिए यूज होते हैं। कल इंशाल्लाह इनको हम एक एक करके आगे चलेंगे लेकर। पहला आपका है जी अलर्ट फंक्शन। आगे है जी दूसरा हमारे पास फंक्शन है कन्फर्म। तीसरा है जी कंसोल डॉट लॉग। चौथा फंक्शन है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पांचवा फंक्शन है प्रॉम्प्ट। अब ये सारे फंक्शन किन किन कामों के लिए यूज होते हैं? अब व्हाट इज अलर्ट? अलर्ट फंक्शन क्या है? ठीक है, अब अलर्ट फंक्शन देखें ना, तो बाज़ अवत आप वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, तो आपके पास अक्सर आ जाता है जी, आपके पास कोई ऊपर से चीज़ आ जाती है जी, वेलकम टू, किसी चीज़ को अलर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे एकदम आपका कोई पेज अपने ऊपर टैग यूज हो जाता है, टैग ओपन हो जाता है। ठीक है, आप अलर्ट कर रहा होता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अलर्ट। जैसे आप पर लिखा आ जाए वेलकम टू। ठीक है, आप कोई पेज ओपन करें तो ऊपर एक टैग लिखा आ जाए अचानक, वेलकम माय वेबसाइट। ठीक है, या इस तरह की कोई भी आपको ऐड ऊपर आ जाए तो उसको हम कहते हैं अलर्ट करना। इट यूज टू अलर्ट द यूजर टू समथिंग हैपन। ये सिर्फ यूजर के लिए होती है। इसको हम यूज करेंगे कि अलर्ट कैसे यूज किया जाता है। दूसरा हमारे पास है जी कन्फर्म, कि आप कोई काम करना चाहते हैं, फर्ज करें आप लॉग इन होना चाहते हैं कहीं पर, किसी जगह पर, तो वो कहता है जी हाँ जी, ओके या कैंसल, आप ये काम करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है ना, ट्रू या फॉल्स का ऑप्शन है। अलर्ट तो ये है ना कि आपको अलर्ट कर रहा है। ठीक है, कोई आपको ऐड दे दिया, कोई आपको किसी चीज के बारे में मालूमात दे दी, अलर्ट कर दिया, तो ये कंफर्मेशन क्या होती है, कंफर्म फंक्शन क्या है? ये हम मुख्तलिफ जगह पर यूज, फर्ज करें आपने साथ एक फॉर्म है, एक वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हैं, आप फॉर्म सबमिट करने लगे हैं, तो उस फॉर्म सबमिट करने से पहले पूछता है हाँ जी, ओके या कैंसिल, आपने इसे कंफर्म करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये एक कंफर्म फंक्शन होता है जो आपके यस या नो के लिए यूज होता है। तीसरा हमारे पास होता है कंसोल लॉग। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ हम जो कोड लिखते हैं उस कोड की डिबगिंग यहाँ पर होती है।
डीबगिंग का मतलब समझते हैं ना, जिस तरह हम देखें ना C++ या सी के अंदर या असेंबली के अंदर हमारे असेंबलर्स होते हैं, वो हमें एरर तलाश करके देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एरर तलाश करना होता है वो कहाँ करना होता है, कंसोल के अंदर करना होता है। यहाँ पर कंसोल का ऑप्शन, जिस तरह हम कोई कोड लिखता था इंस्पेक्ट, जैसे भी कोड लिखे ना, देखें ये मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो फर्ज करें यही मेरे पास कोड है, तो मैं इसको जैसे ही करूँ ना, ये ब्राउजर पे करूँ, तो ये देखो ब्राउजर पे यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो इंस्पेक्ट जैसे मैं किया ना, ये देखिए, तो ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, यहाँ तो एलिमेंट शो करवा रहा है ना फिलहाल। तो अब देखें यहाँ पर एलिमेंट के आगे ये लिखा हुआ है कंसोल। ठीक है, इस वक्त कंसोल कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जावास्क्रिप्ट का कोई कोड ही नहीं लिखा, तो मुझे कंसोल में क्या वो शो करवाएगा। तो ये कंसोल बेसिकली इसका काम क्या होता है कि आपके कोड के अंदर जो एरर्स हैं उनको डिबगिंग करवाना। तो एरर कौन से एरर हैं, कहाँ एरर हैं, ठीक है, वो सारे इंडिकेट आपका कंसोल कर रहा। जी बेटा समझ आ गया कि कंसोल किस लिए होता है, कि आपकी जावास्क्रिप्ट की जो डिबगिंग होती है वो किसके जरिए होती है, कंसोल के जरिए होती है। देखें इस वक्त डिबगर आपका जो कंसोल है इस वक्त वो बिल्कुल एम्प्टी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट राइट ही नहीं किया, इसलिए वो भी कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा। एलिमेंट्स के अंदर देखें हमने एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, वो हमें शो करवा रहे हैं। सो वन कंसोल इसी काम के लिए होता है, ताकि आप इसके अंदर से डिबगिंग कर सके, गुड डिबगर के लिए यूज किया जाता है इसको। आगे डॉक्यूमेंट राइट, फर्ज करें आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर फर्ज करें कोई चीज शो करवानी है चलते हुए, वेलकम या इस तरह कोई भी आ जाए चीज लिखी हुई सामने आ जाए, तो उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट राइट। ठीक है, जो डायरेक्ट आपकी HTML से लिंक करके बैठी होती है। आगे प्रम्प्ट। अलर्ट भी उसी काम के लिए नहीं है? हाँ जी बेटा। अलर्ट भी उसी काम के लिए नहीं है? कौन सा अलर्ट, ये अलर्ट जो होता है वो तो आता है चला जाता है, क्योंकि अलर्ट तो होता है जैसे आपको, आप बाजार में जा रहे हैं, किसी ने अलर्ट किया यार इस रास्ते जाओ आगे रास्ता खराब है, आपको चाहते हुए रोक दिया, आपका रास्ता चेंज करवा दिया, वो अलर्ट कर दिया ना आपको। तो जो डॉक्यूमेंट है वो तो परमानेंट नजर आता रहता है, वो अलर्ट नहीं है ना। समझ आई चीज की, अलर्ट होता है आपको फिल वक्त, कि आप कहीं फौरन इंडिकेट कर रहा है किसी इमरजेंसी की सूरत में, या आया 2 सेकंड के लिए चला गया। ठीक है, लेकिन जो राइट रिटर्न डॉक्यूमेंट रिटर्न राइट होता है ये तो आपकी पेज के ऊपर लिखा हुआ रहता है, ये जाता नहीं। यस सर। आगे प्रम्प्ट। प्रम्प्ट क्या कहता है कि डायलॉग ओपन कर देता है यूजर, ठीक है, जिसके अंदर यूजर इनपुट कर सकता है। ठीक है, मैसेज कोई आपने देना है, ठीक, तो वो उस प्रम्प्ट के अंदर लिखा जाता है। जैसे ये देखें एग्जांपल में उसने दे दिया कि यहाँ आपको एक बॉक्स तैयार कर दिया, उसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इनपुट बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपने कोई भी चीज़ राइट कर सकते हैं। तो इनपुट बॉक्स अगर आप चलते हुए आपको मिले तो वो एक प्रम्प्ट है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन हैं जो हमने यूज़ करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर वो फंक्शन कल इंशाल्लाह हम इसको एक एक करके अपनी प्रोग्राम में अप्लाई भी करेंगे कि अलर्ट हमारा किस लिए होता है, कन्फर्म क्या करता है, लॉग कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, या रिटन डॉक्यूमेंट्स किस लिए होता है, प्रॉम्प्ट किस लिए होता है। तो ये चीज़ें कल हम इंशाल्लाह इनको डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। जी बेटा, इनके मतलब कोई आपको क्वेश्चन है तो उसे कर लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जी बेटा।